अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने फ़ोन भी अपने आप को एक गिफ्ट किया है एज अ सेलिब्रेशन कि आपका आरबीआई क्लियर हो गया है। हाँ लाइक सर, जैसे होता है ना कि कुछ ये डिसाइड करते हैं हाँ। कि जैसे जब मैंने तो मतलब ये सिलेक्शन जब तक नहीं हुआ था तो मैं बहुत कुछ ये कर लेता था कि लाइक मैं जब सिलेक्शन होगा तो आईफोन लूँगा। जैसे किसी दोस्त वगैरह को पैसे दिए हो तो मैंने बोल दिया था मेरा सिलेक्शन होगा तुम्हारा पैसा माफ़, इस तरीके से मैंने बहुत कुछ बोल रखा था, क्योंकि हम्म। मेरे लिए दूसरा चीज़ मैटर नहीं कर रहा था उतना, सिलेक्शन ज़्यादा मैटर कर रहा था। किसी भी भगवान का पूजा करूँ, किसी को कुछ प्रॉमिस कर दूँ, उससे अगर मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, सब वेलकम है, तो हम्म। उस इंटेंशन से मैंने मतलब किया सारा। So hello everyone. तो आज हमारे साथ फॉर अ चेंज वी हैव टू पीपल हु बोथ हैव क्लियर्ड आरबीआई. I interviewed संजीव कुमार and गुरकिरत सर interviewed अर्पित. तो मैं संजीव के बारे में बताता हूँ पहले. वेरी इंस्पायरिंग जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी यूनिक चीज़ है इनके बारे में, इज द ओनली कैंडिडेट एटलीस्ट दिस ईयर हु हैज क्लियर्ड बोथ सेबी ग्रेड ए एंड आरबीआई ग्रेड बी. दोनों एग्जाम इन्होंने इसी साल फोड़े. वैसे अभी जीएसटी में ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में. तो पिछले साल भी इन्होंने आरबीआई दिया था. ही मिस दी फाइनल सिलेक्शन बाय जस्ट 1.5 मार्क्स. जस्ट 1.5 मार्क्स. उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इन्होंने एडोटैप की ना पिछली बार शायद कोई स्कीम्स वाली मैगजीन नहीं पढ़ी थी. फिर उन्होंने आके देखा पेपर के बाद, अच्छा ये एडोटैप वाले बोल रहे हैं कि उनकी मैगजीन में थे ये 10 नंबर के क्वेश्चन. तो इनको लगा यार 1.5 नंबर से रह गया, वही पढ़ लेता. बट एनीवेज, और ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड यार. शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आते हैं. हिंदी मीडियम में एजुकेशन हुई है. बट बहुत ही मतलब इन्होंने मेहनत की अपने करियर में. कोई ऐसा पेपर नहीं है जिन्होंने छोड़ा हो. रेलवे, एसएससी, आईटी, बैंकिंग, सेबी, आरबीआई, यूपीएससी की भी तैयारी की 2-3 महीने, बट छोड़ दी. सो हैट्स ऑफ टू हिम. और इनका यही हमेशा से विजन रहा है कि यार इंडिया की टॉप जॉब लेनी है. उसके लिए इन्होंने यूपीएससी टारगेट किया, लेकिन इनको लग गया कि नहीं यार, मतलब आरबीआई में कर लूँगा विद लेसर एफर्ट. तो मतलब शुरू से ही फोकस था कि आरबीआई 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 करना है. नहीं, काफ़ी लोग शायद इस बैकग्राउंड से आके दे माइट फील सेटिस्फाइड कि यार जीएसटी में लग गए हैं, अच्छी अच्छी खासी जॉब है. बट नहीं, इनका क्लियर था कि यार वो करना ही करना है. मतलब शायद 6-7 साल से आप पेपर दे रहे हो, है ना? पेपर तो सर 2018 में पास आउट हुआ तो उसके बाद दे रहा। हाँ. 2 साल बीच में गैप रहा था, लाइक जब बैंक ज्वाइन किया था तो उसके बाद फिर से ये स्टार्ट किया 2022 में। तो मतलब 6 साल उसी ताक में रहना कि मैं अपनी मन पसंदीदा जॉब में जाना चाहता हूँ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो आप कुछ बोलना चाहेंगे संजीव टीम को? लाइक लाइक 2-3 साल से लाइक प्रिपेयर कर रहा था, तो थ्रू आउट मतलब जर्नी एडू टाइप का बहुत ही सपोर्ट रहा। सिर्फ चीज़, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो फाइनेंस और कॉमर्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो लाइक एडू टाइप का मैंने मतलब देखा यूट्यूब पे, ज़्यादा विजिबल था एडू टाइप ही, तो मैंने एडू टाइप ट्राई किया और लोगों से सुना भी था। तो वहाँ पे मैंने सारा ए टू जेड जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है लाइक फाइनेंस, इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो सारा मैंने एडू टाइप से कवर किया ए टू जेड। उसके बाद लाइक लास्ट ईयर नहीं हुआ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी था। बट एक जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो ये था कि मन में मैंने एक 3 साल का होराइजन लेके रखा था। तो जब मैं प्रिपेयर भी करता था तो नोट्स बना लिया था कि अगर इस साल ना हो तो अगले साल हो जाए। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड से प्रिपेयर किया और ऑब्वियसली वही हुआ, और मैं फॉर्चुनेट रहा इस बार कि दोनों आरबीआई और सेबी हो गया, क्योंकि फाइन लाइन होता है इधर उधर। जो लोग सेलेक्ट नहीं होते वो लोग भी काबिल हैं, हमसे ज़्यादा काबिल होंगे। बट वही है कि मैं लाइन के राइट साइड पे था इस बार। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद माई जर्नी। सो गाइस, आज हमारे पास जो सेकंड कैंडिडेट है उनका नाम है अर्पित बंगा. जैसे सर जीएसटी में थे तो ये पिछले 7 साल से एज एन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सर्व कर रहे हैं मुंबई में. बट इनके बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमने ना जितने भी एस्पिरेंट्स देखे, हम देखते हैं कोई बंदा जर्नी एज अ एस्पिरेंट देखता है. इन्होंने आरबीआई को, क्योंकि ये ईडी में थे और ये फैमा को डील करते थे, फॉरेन एक्सचेंज को, तो ये आरबीआई के ऑफिसर्स के साथ डेली उठना बैठना, उनके साथ मीटिंग्स करनी, ये करते थे. तो ये वन ऑफ दोज कैंडिडेट थे जिन्होंने इस जर्नी को पूरा जिया है. जीने का मतलब होता है कि इनको फर्स्ट डे से ये क्लैरिटी था कि मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनाऊं.
उस कुर्सी पे बैठूंगा तो मेरे पास ये टास्क आएगा, मुझे ये करना है। जैसे आप अगर इनका इंटरव्यू सुनोगे तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ सुनोगे, उन्होंने बोला कि मैंने ना डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग मेरी बहुत वीक थी। मैंने टाइपिंग इस चक्कर में बढ़ाई क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ग्रेड बी ऑफिसर बनूंगा तो मुझे पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी बनानी है तो लिखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो पहले ही माइंडसेट ऐसा था कि उस पोस्ट पे जाके मुझे करना क्या है। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग यू विल लर्न फ्रॉम हिम, कि जर्नी में एक होता है ना डूब जाना पूरा, कि बस हर टाइम मुझे आरबीआई दिख रहा है। दैट इज़ वन थिंग आई वुड से। बाकी तो सर अगर आप कुछ बोलो। बेसिकली मैं जर्नी काफ़ी मतलब हो सकता है किसी के लिए इंस्पायरिंग हो, पर मैंने तो उस जर्नी को काफ़ी जिया है। और फुल टाइम लाइक आरबीआई फुल टाइम मेरा जॉब यही था कि जॉब पे भी मुझे लग रहा है कि मुझे आरबीआई में जाना है, घर से पे आके भी लग रहा है, गेम खेलने जा रहा हूँ तब भी लग रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तब भी लग रहा है। तो पूरी जर्नी उस तरह की निकली। न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो कई बार लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये सोच के किया होगा, ये पॉलिसी यदि इस तरह से ड्राइव हुई है तो इसका पीछे रीजनिंग क्या रही होगी। तो हमेशा यही सोचता रहता था। पर हमेशा मेरा रीजनिंग की वजह से थोड़ा सा सेटबैक था लास्ट 2 इयर्स। पर इस बार जैसे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो 1 को मैं मेंस भी क्लियर हो गया, 1 को मैं इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। और इंटरव्यू इंटरेक्शन इतना अच्छा था कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे चूज़ किया है। मतलब उन्होंने इंटरव्यू के मार्क्स भी इतने अच्छे से दिए, मुझे काफ़ी मार्क्स दिए और उसके बाद मुझे सेलेक्ट किया इंटरव्यू बेसिस पर ही। तो ओवरऑल जर्नी का बहुत बड़ा रोल था। और एड्यूटैप टीम ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, बिकॉज कंसेप्ट तो वहीं से बिल्ड हुए थे। इनिशियली जो फाउंडेशन बना था वहीं से बना था, इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ था वहीं से हुआ था। इसकी कोचिंग से मतलब जो भी मटेरियल था और जो भी गाइडेंस और जो पैटर्न था पढ़ाने का, उसने ही फाइनेंस में इंटरेस्ट आपका वो किया, कल्मिनेट किया। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एड्यूटैप टीम। आई वुड लाइक टू ऐड मैं वो बोलना भूल गया कि थ्रू आउट जो भी मेरा इंटरेक्शन रहा, आप लोग बैक ऑफिस में काम करते हैं, तो जब भी मेरा जो भी डिमांड था कि अंकित सर से 1-to-1 इंटरेक्शन करना है या कुछ डाउट्स है, तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स था। आप लोगों ने मतलब ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं ये एडुटैप से ये डिमांड कर रहा हूँ, मैंने कोर्स परचेज किया, मुझे कुछ मिला नहीं। तो जब भी कुछ भी था, मतलब शेड्यूल करना था इंटरव्यू, मैं सिंस वर्किंग था तो मैं सैटरडे को मांगता था इंटरव्यू। तो वो भी आप लोगों ने ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। ये अचीवर्स बैच है भाई, छोटा सी चीज़ है, बाकी तो तुम बड़े ऑफिसर बन गए हो। आप बता। ये बुक है, जरूर पढ़ना है इसको। अब ज़्यादा पैसे आए तो इन्वेस्टेड वेल। आई होप आप बुक पढ़ते हो ना। ठीक है, anybody wants to ask any questions? आरबीआई ग्रेड भी क्यों? ईडी के बाद में आफ्टर ईडी। देखो सिंपल है, आरबीआई ग्रेड बी इसलिए क्योंकि वो क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है। आपका जो एसएससी का जो भी आपको जॉब प्रोवाइड करता है वो ग्रेड बी करता है, मतलब क्लास बी आप बनते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप क्लास बी से जब क्लास ए में आते हो तो आप पे प्रमोटीज का टैग लग जाता है। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे आप में कितना भी दिमाग हो, चाहे आपके आइडियाज़ में कितना भी दम हो, वो जो टैग लग जाता है प्रमोटीज वाला, वो ओवरऑल लाइफ रहता है। तो पूरा मैं शुरुआत से बैंकिंग सेक्टर क्लियर था, मेरी दीदी भी बैंकिंग में, मैं मामा भी बैंकिंग में, तो ओवरऑल सब लोग बैंकिंग में। तो एक इंटरेस्ट था ही सही। और फिर आरबीआई की जॉब लेना, फिर सारे फ्रेंड्स मेरे सीए हैं, वो भी सब बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएट है। तो एक वो उसी फ्रेटर्निटी से मैं आता हूँ, तो मज़ा आएगा काम करने में। हाँ, अच्छी बात तो ये है कि रिवीजन सेशन बहुत ही बढ़िया थे। बुरी बात ये है कि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि पूरा स्टैटिक पार्ट कवर कर पाऊँ। ठीक है, ओवरऑल 2-3 इयर्स में तो हो ही गया। वो काफ़ी वास्ट है, मतलब काफ़ी थोरो है। मतलब ठीक है, मतलब देखो आरबीआई पूछता नहीं है इतना। यदि हम लास्ट 4 इयर्स का एग्जाम देखें तो आरबीआई ने इतना नहीं पूछा है जितना आरबीआई ने प्रोवाइड किया है। हमें ये फीडबैक मतलब ये हमारे यहाँ पे छप गया है कि हमारा सबसे बड़ा है, हर बंदा ये बोलता है, तो हम क्योंकि थोड़ा क्रिस्प होगा ना तो इजी, लाइक वर्किंग के लिए तो इजी होगा। हमारे पास 9 आवर्स तो है नहीं डेली के। 2 आवर्स में कितना पढ़ सकते हैं? जॉब भी कर रहे हैं, वीकेंड्स भी होता है, थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना ही होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि टाइम किसके पास है जिसके पास जॉब नहीं है, वो निकल नहीं रहा है। क्योंकि वो मैं निकल नहीं रहा। हर बार देख रहा हूँ कि 80% बच्चे वर्किंग ही निकल रहे हैं। वो इंटरव्यू मार्क्स नहीं दे रहे फ्रेशर्स को। चलो ये बात मत दिखा। फ्रेशर भी निकले हैं बट समाव पता नहीं, बहुत शायद कम अवेयरनेस fresher ही है। नहीं है 21, 22, 23 साल के बच्चों में कि आरबीआई Awareness देना भी नहीं है। है। और 24, 25 में बंदा कहीं ना कहीं तो जॉब कर ही रहा होता है।
चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम। और वर्किंग रहने से एक फ़ायदा होता है कि टारगेटेड मैनर में होता है कि मुझे वही एग्ज़ाम देना है सिर्फ। और जब लोग नॉन वर्किंग होते हैं तो फिर क्या है कि वो 10 एग्ज़ाम देते हैं और तो फिर जब हम वहाँ बैठते हैं इंटरव्यू कंसंट्रेशन। पैनल में, लाइक हम बैठते हैं सब लोग, तो वो जो नॉन एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन होता है हमें देख के। तो वो भी एक होता है, वहाँ काफ़ी नर्वस हो जाते हैं वो लोग। नहीं सही, हाँ सही है। चलो गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड विश यू बोथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ बहुत 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 इंस्पायरिंग बंदा है एक। इनका नाम है संजीव कुमार। इन्होंने एक नहीं 2 एग्ज़ाम आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए दोनों 2024 में क्लियर किए हैं। सो संजीव, वेलकम यार। थैंक यू सर। ये एक लौता बंदा है मेरा ख्याल जिसने दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। मैं इनके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो लास्ट ईयर भी आरबीआई में इंटरव्यू में, मतलब 2023 के एग्ज़ाम में डेढ़ नंबर से मतलब फाइनल सिलेक्शन चूक गए थे। एंड कोइंसिडेंटली द मार्क्स ही गॉट लास्ट ईयर इन 2023, द सेम मार्क्स ही हैज़ गॉट दिस ईयर। सेम मार्क्स, एग्जैक्टली सेम मार्क्स इन फेज 2, एग्जैक्टली सेम मार्क्स इन इंटरव्यू। बट इस बार सिलेक्शन हो गया क्योंकि कट ऑफ थोड़ी नीचे गई थी। अभी ये जीएसटी में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में है भाई, बड़े इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी, बहुत हम्बल हैं। ही बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल विलेज, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, शेखपुरा। और हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो वहाँ से शुरू कर कर इस ऊंचाई तक पहुँचना, दैट्स रियली कमेंडेबल, दैट्स रियली कमेंडेबल। थैंक यू सर। आईएफएससी भी इनका एक अटेम्प्ट में शायद 2 नंबर से रहा था। लास्ट ईयर 2 नंबर और से इस रहा था। बंदे ने कौन सा एग्ज़ाम नहीं दिया? रेलवे, एसएससी, आईडीबीआई, आईएफएससीए, सेबी, आरबीआई, मतलब एग्ज़ाम तो ये ऐसे लिख रहे हैं जैसे खाना खाते हो। तो संजीव, आपसे बहुत कुछ बात करेंगे आज, आई होप मज़ा आएगा। बिल्कुल सर। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं, शेखपुरा यस डिस्ट्रिक्ट सर। में। तो वहाँ पे एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ना और छोटी सी जगह में रहना, तो कभी इतना बड़ा इंस्पायर किया था, या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मिली तो नहीं होगी, कभी सोचा था कि मैं किसी दिन इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करूँगा? सर सच बोलूँ तो उस समय तो उतना अवेयरनेस भी नहीं था कि आगे क्या होता है, क्या चीज़ें लाया करती है। तो उस समय एक ही मतलब टारगेट रहता है, जैसे कि गांव में रहता है कि पढ़ लिख के नौकरी लेना है, कोई भी सरकारी नौकरी लेना है। तो उस पर्पज़ से मतलब आगे पढ़ा, जो भी जितने अभी आज तक पढ़ाई किया हूँ तो उसी पर्पज़ से किया हूँ। और थ्रू आउट द जर्नी पेरेंट्स का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा, मतलब ऐसा सपोर्ट रहा कि लाइक इनवैल्यूएबल सपोर्ट, अनमैच्ड था। मतलब अदर पेरेंट्स जो मेरे आसपास थे, तो मैं अपने आप को लकी समझता था कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। लेकिन गांव में ये होता है ना कि हम बच्चों को देखते हैं कि बंटे खेल रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, स्कूल से जल्दी भाग आ रहे हैं। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो क्या आपने, आपके पेरेंट्स ने कुछ मतलब ऐसा एफर्ट मारा, कुछ अलग किया कि यार नहीं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, दूसरे बच्चों की तरह इनको गुमने नहीं देना है? हाँ सर, जैसे ये बात होती है ना, जैसे कि जब कोई लोग बड़े बन जाते हैं तो ये बोलने में फैंसी लगता है कि गांव में तो पहले गांव में मैं बचपन में कंचे खेलता था, गुल्ली हम्म। डंडा खेलता था। हम्म। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का एक ये सोच था कि मेरा बेटा कैसे भी पढ़े। हम्म। हम लोग 3 भाई थे, तो उन्होंने इंश्योर किया कि पढ़े, इसलिए उन्होंने एक मतलब पास में ही 5 किलोमीटर दूर हम्म। एक हॉस्टल था, रेसिडेंशियल हॉस्टल। हम्म। उन्होंने मतलब संगत में बुरा ना बन जाए, मतलब हम्म। बुरे संगत का असर ना पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने हॉस्टल भेजा ताकि हम पढ़ाई लिखाई कर सकें और गलत संगत में ना पड़े। मतलब ये उनकी सोच थी। हम्म। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा जो गांव में रहते हैं वो बिगड़ ही जाते हैं। हम्म। बट उनका सोच था और उनका सपोर्ट रहा पूरा थ्रू आउट। मतलब और उन्होंने जितना भी, जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था, जब तक मेरा जॉब नहीं लगा था, तो उनका पूरा सेक्रीफाइस था। उन्होंने मतलब अपने लिए कुछ नहीं किया। इवन मतलब जो भी होता है, बाहर घूमना, किसी के पास जाना या अपने लिए कुछ खरीदना, तो उन्होंने बहुत कंट्रोल रखा क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट तो थे ही। तो उसके बाद जो है जैसे ही मेरा मतलब जो भी सिलेक्शन वगैरह हुआ, तो अब मेरा मतलब जिम्मेदारी है और मैं मतलब ये कि अब उनका लाइफ अच्छा हो, मैं ये इंश्योर करूँ उनके लिए। बहुत बहुत अच्छी सोच है। आरबीआई के लिए आपका क्या मोटिवेशन था? मतलब सैलरी था, सेल्फ इस्टीम था, या बस एक जो कहते हैं ना कि
लाइटों की रोशनी हमें दिखती है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ था, फैचुएशन था, या सच्ची में उसके लिए कोई मोटिवेशन थी कि यार आरबीआई ऑफिसर बनना है? सर मेरा मोटिवेशन ये था कि पेरेंट्स ने मुझे मौका दिया है पढ़ने का, तो मुझे मैक्सिमाइज़ करना है, अच्छा जॉब लेना है, टॉप जॉब लेना है इंडिया में। तो सिंस प्रायोरिटी था कि पहले जॉब लेना है, तो जॉब मिला। तो फिर इंडिया में टॉप जॉब अगर बात करें आरबीआई एंड सेबी के अलावा, तो यूपीएससी है। तो जॉब के साथ यूपीएससी करना इट बी डिफ़िकल्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि आप जब यूपीएससी का तैयारी करोगे तो वो फुल टाइम जॉब है एक प्रकार से, इतने लंबे सिलेबस ये वो। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि थोड़ा सा अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो आरबीआई करते हैं। आरबीआई सेकंड मोस्ट रेपुटेड जॉब है इंडिया में, हाई पेइंग जॉब है, इवन हायर पेइंग देन यूपीएससी जॉब। तो उसके बाद मैंने आरबीआई टारगेट रखा दिमाग में, और मैं मतलब लास्ट 3 साल से मेरे मन में जिद था कि मतलब मुझे कैसे भी करके रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बनना है। और फर्स्ट प्रेफरेंस तो मतलब लाइक आरबीआई पहले सुनते हैं, सेबी एंड अदर रेगुलेटरी बॉडी काइंड ऑफ उतना ग्लोरीफाइड नहीं है जितना आरबीआई ग्लोरीफाइड है। तो बिल्कुल। तो ये सर जिद की वजह से निकला है। लास्ट 2-3 साल मैंने जिद से लगा रहा, और जर्नी में ऐसे बहुत लोगों का सपोर्ट तो रहता ही है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने फ़ोन भी अपने आप को एक गिफ्ट किया है एज अ सेलिब्रेशन कि आपका आरबीआई क्लियर हो गया है। हाँ लाइक सर जैसे होता है ना कि कुछ ये डिसाइड करते हैं हाँ। कि जैसे जब मैंने तो मतलब ये सिलेक्शन जब तक नहीं हुआ था तो मैं बहुत कुछ ये कर लेता था कि लाइक मैं जब सिलेक्शन होगा तो आईफोन लूँगा। जैसे किसी दोस्त वगैरह को पैसे दिए तो मैंने बोल दिया था मेरा सिलेक्शन होगा तुम्हारा पैसा माफ़। इस तरीके से मैंने बहुत कुछ बोल रखा था, क्योंकि मेरे लिए दूसरा चीज़ मैटर नहीं कर रहा था उतना, सिलेक्शन ज़्यादा मैटर कर रहा था। किसी भी भगवान का पूजा करूँ, किसी को कुछ प्रॉमिस कर दूँ, उससे अगर मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, सब वेलकम है। तो उस इंटेंशन से मैंने मतलब किया सारा। आपने मुझे ये भी बताया कि जब आप बीटेक में थे यस। तो कहीं एक इंसिडेंट हुआ जिससे आपको एक रियलाइजेशन हुआ कि ठीक है, हिंदी बेल्ट से होना या हिंदी में करना कोई ऐसे छोटी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इंसिडेंट के बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल सर लाइक जैसे मैं 10th में हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, फिर 12th से धीरे धीरे इंग्लिश पे शिफ्ट हुआ। इंग्लिश में चीज़ें सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो वो एक इनिशियल फेज़ था, तो बहुत सारे हिंदी के इंग्लिश में टर्म्स मुझे आते भी नहीं थे। तो कॉलेज में एक इंस्टेंस हुआ कि कुछ डिस्कशन हो रहे थे, किसी ने कल्टीवेशन बोला, तो मैंने जस्ट ऐसे पूछ दिया। तो मैंने पूछा कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है। तो सिंस तो सब लोगों ने मतलब हंस दिया, क्योंकि वो जेन्यून ही बात थी कि लाइक ऐसा बेसिक मीनिंग तो सबको पता ही होता है हाँ, ना। हाँ। लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने ज्योग्राफी में हिंदी में खेती पढ़ी थी, मुझे कल्टीवेशन कुछ किसी ने दिखाया ही नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने डिटरमिन्ड हो गया कि आगे जाना है, सस्टेन करना है, इवन गवर्नमेंट जॉब भी लेना है, तो इंग्लिश तो करना ही होगा। तो मैंने अपने तरीके से लोगों से पूछ पूछ के स्टार्ट किया। मैंने वर्ड पावर मेडेजी पढ़े, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का कोशिश किया, मतलब तो मतलब उसके बाद मैंने पूरा एफर्ट किया और वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस किया। सिंस जब आप कॉलेज में रहते हो तो थोड़ा सा सीनियर से गाइडेंस मिलता है कि अच्छा जो पास आउट है वो क्या कर रहे हैं, तो अच्छा वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, मोस्टली बैंकों में जा रहे हैं, एसएससी में जा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा ये रहता है कि अपने आप को पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले जाओ कि एटलीस्ट उसके बराबर हो पाए। तो उसके बाद मैंने पूरा एफर्ट लगाया इंग्लिश के लिए, तो अभी तो अच्छा ही रिजल्ट मिला है बोल सकते हैं। लाइफ में आपको जो पहला सक्सेस मिला, जो आपने मुझे बताया कि आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लगी थी कॉलेज से, जो कि बहुत कम लोगों की लगी थी, बिल्कुल सर। लेकिन उसी ने शायद आपको लाइफ का पहला लेसन भी सिखाया, दुख भरा। यस। उसके बारे में ज़रा बताइए। जैसे सर पहले से मेरा क्या सोच था कि मैं किसी को ये मानता था कि ये हमसे तेज़ है, पहले इसका कुछ होगा तब मेरा होगा। लेकिन उसमें एक कंपनी थी लाइक चाइना पावर लिमिटेड, तो उन्होंने 240 को 3 कॉलेज से बिठाया रिटन टेस्ट के लिए, और बहुत सारे प्रोसेस के बाद उन्होंने फाइनली 3 लोगों को सिलेक्ट किया, और उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। और मैं जिनको मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली, वो ज़िंदगी में भी अच्छा कर रहे हैं सब थे, वो तो उनके पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या आता है नहीं आता है। अगर मैं चाहूँ, सामने चीज़ें दी हुई है, वो करना है और मैं अचीव कर सकता हूँ। और उसके बाद वो इंसिडेंट भी हो गया कि 1 महीने मैं बहुत ही खुश था। इवन मैं 20.5 ईयर का था, तो जॉब लग गया, खुश था। मैंने एजुकेशन लोन में भी लिख दिया था कि मैं 4 साल कंप्लीट करने के बाद 30,000 कमाऊँगा, 10,000 बैंक को दूंगा और 20,000 अपने पास रहेगा। तो
उसके बाद फिर वो जॉब नहीं रहा, तो फिर एक सेटबैक तो हुआ बहुत बड़ा। जॉब क्यों नहीं रहा वो बताइए। जॉब जब 1 महीने बाद एग्जैक्टली लगभग कंपनी ने एक मेल लिखा कि ड्यू टू बिजनेस एजेंसी वी कांट प्रोवाइड यू द फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये एक सेटबैक था। तो ऊपर से फिर सेक्टर भी थोड़ा सा, हम जो पावर इंजीनियरिंग मैंने किया था वो डाउन हो रहा था। लोगों को अपॉर्चुनिटी कम मिल रही थी, 12-15 हज़ार की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो उसमें मैं क्या लोन चुका पाता, क्या अपना चला पाता। तो फिर उसके बाद मैं डिटरमाइंड हो गया कि गवर्नमेंट जॉब देना है। और एक तरफ से मैंने रेलवे से लिख के, बैंक, सारे एग्ज़ाम्स लिखे। और फॉर्चुनेटली मतलब अच्छा रिजल्ट मिला मुझे बाद में। बीच में बहुत ही एक डार्क फेज था जहाँ पे लाइक ये हो गया था कि मतलब मैं दोस्त के साथ एक गांव में क्रिकेट खेलने की जगह, वहाँ पे मैं बैठ बैठ के ऐसे ही बातें कर रहा था कि मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ। मतलब मेरा इंग्लिश इतना कमज़ोर है, लाइक उतना काम करने के बाद भी अभी वहाँ पे छूट जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो उसके बाद घर पे मैं 2 महीने बैठा। उसके बाद 2 महीने मेरे पास एक लैपटॉप था, फ़ोन था और एक कॉपी था। मैं सुबह उठता था 5 बजे और शाम को लगभग 5-6 बजे तक सिर्फ मैंने मतलब हासिल किया है 2 महीने। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मैंने मतलब बहुत लगाए उस 2 महीने में। और इवन जब कुछ टाइम वेस्ट वाला ऐसा कुछ आता था तो अपने आप को पंप अप करता था कि मतलब क्या कर रहे हो, मतलब तुमसे 5-10 हज़ार लड़के आगे निकल जाएंगे, इतना तो सीट ही आता है। तो उस हिसाब से अपने को पंप अप करके मैंने बहुत अपने आप को पुश किया उस समय पे। और वो जो उसका जो परकोलेशन इफेक्ट होता है वो अभी तक है कि मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में कुछ डिसेंट सा कर लेता हूँ कोई भी एग्जाम में। आपने एक अच्छा बेस बना लिया, तब ऐसा नहीं सोचा कि इसका फ़ायदा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, बस एक अच्छा बेस बना लिया कि क्वांट रीजनिंग तो आता ही आता है हर जगह। बिल्कुल सर। ठीक है। और आपने उसके बाद बहुत एग्ज़ाम दिए, क्लर्क का दिया, एसएससी का दिया, काफ़ी एग्ज़ाम आपने क्रैक भी किए। और 2022 में आई थिंक मार्च में आपको एसएससी के थ्रू जीएसटी में जीएसटी इंस्पेक्टर। जॉब मिली। यस तो जब आपने जीएसटी ज्वाइन किया उसके बाद फिर आपने मतलब एक अच्छी खासी जॉब थी, फिर दोबारा से मोटिवेशन कहाँ आई कि आरबीआई देना है? सर। वो जब पहले था तो कहीं ना कहीं माइंड में तो चल ही रहा था कि इंडिया का टॉप जॉब लेना है। टॉप जॉब लेना है। हम्म। तो आरबीआई या रेगुलेटरी बॉडी तो था ही कंटेंशन में। और ऊपर से जब डिपार्टमेंट में आया तो जनरली लोग 2-3 साल जॉब के बाद सेटल हो जाते हैं कि ठीक है रहने दो, अब अच्छा जॉब है जीएसटी इंस्पेक्टर, ऐसा तो कुछ बुरा जॉब था नहीं। और इवन मैं अपने गांव के हिसाब से बोलूं तो मैं जैसे भी आरबीआई में इंस्पेक्टर हूं तो ज़्यादा ग्लोरीफाइंग जॉब है। मैं ज़्यादा अपने आप को दिखा सकता हूं कि 3 स्टार है, ये है। बट एक सेल्फ अवेयरनेस था कि क्या चीज़ें लाया करती है। जीएसटी में क्या है कि एक तो मुंबई में था तो मुंबई का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही हाई है। और दूसरा है कि प्रमोशंस नहीं है, लाइक आप स्टॉक हो जाओगे 2 प्रमोशन में। तो आरबीआई से भी पर से रेगुलेटरी बॉडी जो है वो एक आपको एक तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप लैडर में डायरेक्ट रिक्रूट जाते हो तो आपकी एक जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो सेट है। आप मेहनत करोगे, अच्छा रिजल्ट दोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और दूसरा हाई पेइंग जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में आप किसी भी जॉब से कंपेयर कर लो, इवन यूपीएससी ग्रेड ए जॉब, ग्रुप ए जॉब से कंपेयर कर लो तो बहुत ही अच्छा पे मास्टर है रेगुलेटरी बॉडीज। तो ये मोटिवेशन था सर, ये 2 चीज़ें। बहुत सही। तो आपने जॉब के साथ प्रिपेयर किया, तो जॉब के साथ प्रिपेयर करने में टाइम कैसे मैनेज करते थे? पहले तो क्या आपके ऑफिस में सबको पता था कि संजीव तैयारी कर रहे यस हैं? सर। पता था, या आपके बॉस वगैरह ने आपको सपोर्ट किया तैयारी में? मैंने सर आरबीआई सेवी का तो हवा ही बना रखा था अपने डिपार्टमेंट में। और बॉस जो थे हमारे डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जो थे, और इवन हमारे जो इमीडिएट बॉस थे सुपरिटेंडेंट, वो काफ़ी सपोर्टिव थे। मतलब हर स्टेज पे मतलब लाइक छुट्टी लेना हो तो मतलब लास्ट में मेंस के लिए मैं ऐसा प्लान कर रखा था कि मेंस के लिए 15 दिन का छुट्टी लूँगा और इंटरव्यू के लिए 5 दिन का छुट्टी लूँगा। तो उनको बताया तो मतलब उन्होंने बहुत हाईली रिगार्ड किया कि अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो उन्होंने कोऑपरेट किया, पूरा सपोर्ट किया छुट्टी में। तो एक प्रकार से ये भी आता है सर कि आप छुट्टी ले रहे हो, उनको बोल के हायर अथॉरिटी को एक प्रेशर भी रहता है कि करना ही है, उनको दिखाना है कि हाँ, आपने जो नहीं तो बोलेंगे बस ले ली छुट्टी, कुछ हुआ नहीं। हाँ बस आप छुट्टी ले ली बस। फिर बाद में पता नहीं अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कुछ भी मतलब निगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है चीज़ें। नहीं, वो ये कि आप दुनिया को बता के कुछ करते हैं तो प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ उस जाता है प्रेशर सर। में कई बार हम अच्छा भी परफॉर्म कर लेते हैं। बिल्कुल सर। अब वो थोड़ा एक था। हाँ। तो वो सब सपोर्ट था, मतलब हायर अथॉरिटीज जो थे उनका अच्छा सपोर्ट था। बहुत अच्छे बॉस मिले इनको। यस सर। भगवान ऐसे बॉस सबको दे। टाइमिंग क्या रहती थी आपकी पढ़ाई की? दिन में तो ऑफिस होता होगा?
यस तो सर। क्या सुबह जल्दी उठते थे या रात को देर रात तक पढ़ते थे? टाइमिंग सर, सिंस मैं इस चीज़ों में फॉर्चुनेट था कि मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था जीएसटी में, वो थोड़ा टियर 3 सिटी में हुआ, तो जहाँ पे ट्रैवलिंग था नहीं, लाइक टोटल ट्रैवलिंग कुमुलेटिवली हाफ एन आवर था। तो उससे क्या है, ट्रैवलिंग का टाइमिंग बच गया और फैटिग भी बच गया जो ट्रैवलिंग में होगा। तो उस समय मैंने फिर ट्राई किया सुबह पढ़ने का, कि सुबह उठ के पढ़ूंगा, बट वो बन नहीं रहा था, क्योंकि 30 दिन में मैं 20 दिन डिफ़ॉल्ट ही कर जा रहा था। तो फिर मैंने प्लान किया कि जो भी मेरा टारगेट है, टारगेट बेस्ड पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा। सुबह 4 बज जाए, 5 बज जाए, एक दिन ऑफिस में अम, थोड़ा सा बिना नींद के काम कर लूँगा, लेकिन ये था कि रात को ही करूँगा टारगेट, मैं सुबह पे रिलाई नहीं करूँगा, फिर वो कभी आएगा नहीं सुबह। तो रात को ही मैंने 3-4 बजे तक पढ़ा, कभी 2 बजे तक। और ये था कि कंसिस्टेंट रहना, इवन लीन टाइम में, नोटिफिकेशन हो ना हो। तो जैसे क्या था कि 30 दिन होता है महीने में, तो मेरा ये था कि मैं 15-20 दिन भी पढ़ लिया तो इफेक्टिव है। लेकिन आप नोटिफिकेशन से पहले ही शुरू कर लेते थे, मतलब अगर पेपर 6 महीने दूर भी है तो आप ये नहीं सोचते थे कि अभी टाइम है, कि अभी पढ़ूंगा तभी सिलेबस होगा? नहीं, बिल्कुल सर, मैं पहले से ही, क्योंकि मैं जब उधर आया था मैं सोच के आया था कि मुझे पढ़ना है 2-2.5 साल। अब दो मतलब मेरा ये था कि ये भी नहीं था कि मैं इस बार पढ़ूंगा मेरा इस बार हो जाएगा, ये था ही नहीं। मेरा प्रिपरेशन में हमेशा ये था कि मैं हमेशा 2-3 साल का स्पेन लेके चलता था, कि 2-3 साल में इस बार ना हो तो अगली साल पक्का हो। मतलब इस तरीके से अपना नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, माइंडसेट बनाओ, ताकि सेटबैक भी मिले तो ऐसा ना कि अगले साल अपने आप को फिर से रीएनर्जाइज करना है। वो रीएनर्जाइज वाला जो फैक्टर था पहले से बना रखा था कि 3 साल तो देने हैं। तो नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे आप? नोट्स मतलब बहुत डिटेल्ड बनाते थे या बड़े शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कैसे बनाते थे? नोट्स सर डिटेल्ड ही है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स है, तो मैं उसका मतलब प्रॉपर नोट्स बनाता था, तो एक एक सब्जेक्ट्स के एक एक कॉपीज भर ही जाते थे। मतलब उसको आप ज़्यादा मॉडरेटली डिटेल्ड था, कि मतलब जो जो सिलेबस है, जैसे सिलेबस से मैप करके पढ़ता था, जो सिलेबस में लाइन बाय लाइन, क्योंकि आप लोगों का भी वीडियो आता था, आप लोग भी एनालाइज करते थे, तो उसमें आप लोग जैसे ये बताते थे कि जो भी सिलेबस आया, डिस्क्रिप्टिव आया है, सीधा उन्होंने सिलेबस उठा के डाला है, तो जो सिलेबस में दिया हुआ उसको मैप करके उसका नोट्स बनाओ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें है वो पढ़ ली तो ठीक है। तो बाद में आप रिवाइज अपने नोट्स से ही करते थे जो आपने नोट्स बनाए हैं? बिल्कुल सर, रिवीजन का जैसे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो सेकंड टाइम भी अच्छा, मतलब ये था बेनिफिट कि अगली बार मुझे उतना मेहनत नहीं करना पड़ा जितना मेहनत मुझे फर्स्ट टाइम करना पड़ा था। तो मैं अपने नोट्स से रिवाइज कर लेता था, और बाकी चीज़ें करंट बेस्ड तो वो चेंज होते रहती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपकी प्रेपरेशन पे आते हैं। जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब इनकी जर्नी को अगर आप सुनेंगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि कोई भी बंदा यार लाइफ में कुछ भी कर सकता है, अगर अगर वो सही से मेहनत करे और एक सही जुनून से पढ़ाई करता रहे। अब हम आपकी प्रिपरेशन सोर्सेज के बारे में पता कर लेते हैं। तो संजीव, आप हमारे एडुटैब के सेबी के भी और आरबीआई दोनों के कोर्सेज में एनरोल्ड यस थे। सर। तो इन्होंने मुझे बताया कि सारे कोर्स सब्जेक्ट सेबी के और आरबीआई का भी जो कोर पार्ट था एफएम, इन्होंने पूरा एडुटैब से अच्छे से किया है। तो थोड़ा सा हम आपके अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से शुरू करूँगा। यस सर। इनके फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में 36 ऑब्जेक्टिव में है। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। डिस्क्रिप्टिव इनका सब जगह वीक है, लेकिन फिर भी देखिए सिलेक्शन लिया है अपनी स्ट्रेंथ पे ऑब्जेक्टिव में खेल के। डिस्क्रिप्टिव में एफएम में इनके 27 नंबर हैं, ऑब्जेक्टिव में 36 हैं। तो एफएम की मैं फेज़ 1 की तैयारी बाद में डिस्कस करूंगा, पहले ओके फेज़ सर। 2 की करते हैं, क्योंकि फेज़ 1 इन्होंने मुझे बताया कि मतलब इनकी काफ़ी इतने पेपर दे के तैयारी थी तो इनका ऐसे ही मतलब निकल गया, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत घिसाई कर रखी थी। तो एफएम में आपने फाइनेंस और मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ा था? फाइनेंस का जो सर कोर स्टैटिक पार्ट था वो मैंने टोटली रिलाइड ऑन एडू टाइप मटेरियल। और मैनेजमेंट में भी जो भी था वो जो भी स्टैटिक पार्ट था सब एडू टैब से रिलाई किया। जो जो लेक्चर्स थे मैं यूजुअली लेक्चर्स देखता था, मतलब समरी सीट पढ़ते पढ़ते लाइक वो बोरिंग सा कभी हो जाता था, तो मैं थोड़ा वीडियो पे ज़्यादा रिलाई करता था, जो रिकॉर्डेड वीडियो था। और डिस्क्रिप्टिव की कोई अलग तैयारी की थी आपने स्पेशली? क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर आएंगे तो ऐसे आंसर्स लिखूंगा, इसके लिए ये मटेरियल जुटा लेता हूँ? डिस्क्रिप्टिव का सर मैंने एज सच लिख के प्रैक्टिस नहीं किया। लिख के टेस्ट तो मैंने जो था एडू टैब जो मतलब कोर्स में जो 5 टेस्ट होते हैं, तो मैंने वही टेस्ट लगाया था आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट। लेकिन बीच में मैं सिर्फ माइंड मैप करता था। जैसे आपके कोर्स में भी दिया हुआ था कि लाइक
जो फॉर्डर मटेरियल है, लाइक मैनेजमेंट में क्या एग्जांपल देने होते हैं, आप कुछ भी आंसर लिख रहे हो तो एग्जांपल देना है कि लाइक कहाँ पे अप्लाई होता है ये चीज़ें। अनटिल अनलेस अगर एग्जांपल नहीं दोगे तो आंसर बहुत ही ये हो जाएगा, थ्योरेटिकल हो जाएगा और उतने मार्क्स शायद अच्छे ना मिले। तो मैं जो एग्जांपल से वो माइंड में क्रिएट करता था, या एग्ज़ाम टाइम पे मैं ये कोई भी टॉपिक था तो टॉपिक लिख देता था चैट जीपीटी पे, उस पर लिख देता था कि मतलब एक्सप्लेन मी बाय एग्जांपल। तो फिर वो सब रीड करते रहता था। मोबाइल यूज़ करने का ज़्यादा आदत सबको है ही। तो हम लोग क्या है, फिर मैंने उसको सही से यूटिलाइज़ किया कि मतलब चैट जीपीटी से बहुत रीड किया, मतलब लास्ट मोमेंट पे कि यहाँ पे ये एग्जांपल देना है, यहाँ पे ये एग्जांपल देना है। तो एक प्रकार से मतलब जो टॉपिक था मैंने उसको मैप कर लिया था कि एग्जांपल मैंने बना लिया था कि यहाँ पे ये एग्जांपल देना। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें और जो कोर फाइनेंस है, तो उसमें मैंने ये किया था कि जब करंट अफेयर्स पढ़ता था, तो ये आरबीआई सर्कुलर हो या ये हो, तो उस समय चीज़ें जो डेटा आती थी, जैसे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीआई करेंसी रिपोर्ट जो आता था, इस बार डिजिटल इनोवेशन पे आया था या डिजिटल रिवॉल्यूशन पे आया था, तो उसमें जो हम तैयारी कर रहे थे, इस बार मेरा जूनियर भी एक था कॉलेज में, वो साथ में तैयारी कर रहा था। तो उसके साथ हम लोगों ने जॉट डाउन किए थे कि मतलब जो भी 25-30 फैक्चुअल पॉइंट है, समरी से रीड कर लिया था। आप लोगों का समरी आता है करेंसी एंड फाइनेंस का, तो वो रीड किया। उसमें वो सब चीज़ें फिर सब्जेक्टिव में यूज होती है सर। डेटा फैक्ट अगर आप दोगे, कोरोबोरेट करोगे चीज़ों को, तो फिर वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है। भले ही थोड़ा सा कंप्रीहेंशन अच्छा ना हो, थोड़ा सा वर्ड लिमिट आप कम कर गए, क्योंकि मैं अगर सही बोलूँ तो मेरा वर्ड लिमिट उतना नहीं था। 600 में मैंने 400 लिखे थे, 400, 450, 300 वाले में, 400 वाले में मैंने 300 समथिंग लिखा था। और फाइनेंस करंट अफेयर कहाँ से किए थे आपने? फाइनेंस करंट अफेयर्स एज सच ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं किया था, बट एक कृतिका मैडम का वीडियो आता है एडू टाइप पे जो है, तो वो मैंने फाइनेंस 360 देखा, रेगुलर बेसिस पे देखा। और एक पीआईबी मैगजीन करके आता था बाय ब्रजेश मोहन, उसमें मैंने उस मतलब पीआईबी को हॉलिस्टिकली फॉलो किया, जो कि ईएसआई में भी हेल्प किया। और आरबीआई से भी सर्कुलर और इंडेक्सेज रिपोर्ट्स वगैरह भी उसमें होते थे, तो उसको मैंने रेफ़र किया 100%। तो और ये 2 सोर्सेज आपने दो फाइनेंस करंट सोर्सेज, अफेयर्स के लिए यस यस। फोकस किए। नेक्स्ट हम ईएसआई की बात करते हैं। तो ईएसआई में आपने जो स्टैटिक पार्ट था वो कितना पढ़ा था और कहाँ से पढ़ा आपने? एक बार मतलब लाइक जब मैंने जॉब ज्वाइन किया आईडीबीआई में, तो कोरोना आ गया था। तो कोरोना में क्या अल्टरनेट डे बुला रहे थे बैंक में, तो अल्टरनेट डे मैंने फिर क्या है पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्त वगैरह यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, किसी ने एक कोचिंग का मटेरियल जो है हमें मतलब लॉगिन दिया अपना, तो मैंने उससे स्टार्ट किया कि मैं मन में आया कि यूपीएससी करता हूँ मैं। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, लेकिन मैंने एक वो वेल थाउट आउट प्रोसेस था कि मैंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया। हाँ। इकोनॉमिक्स मैंने एक महीने शायद वो जाना पड़ा अल्टरनेट, तो मैंने एक महीने में एक दिन में 3-3 घंटे के 3-3 लेक्चर देख लेता था मैं। तो एक महीने में मैंने इंडियन इकोनॉमी ख़त्म कर दिया, जो भी अंडरस्टैंडिंग आया नहीं आया, तो बेस बन गया एक बेस आपका। बन गया कि मुझे इंडियन इकोनॉमी आता है। उसके बाद फिर मैंने जब स्टार्ट किया तैयारी, तो नोट्स तो बने थे, उसको रेफ़र किया। साथ में फिर एक मुरनाल सर का जो यूपीएससी में पढ़ाते हैं, तो उनका भी प्रिंट आउट लेके रखा था मैंने। तो उससे जो आरबीआई का सिलेबस में है उसको मैप किया कि अपने सिलेबस में क्या है, उसको हाईलाइट किया, फिर उससे पढ़ता था। तो और ईएसआई के करंट अफेयर कैसे किया आपने? क्योंकि वहाँ तो काफ़ी कुछ आता है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, फिर ईएसआई करंट अफेयर। ईएसआई का सर जैसे डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, दो चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करती है। पिछले दो सालों का जो ऑब्जर्वेशन है कि रिपोर्ट्स और स्कीम्स पे। तो स्कीम्स का मैंने क्या किया था कि ज़्यादा बर्डन ना आए, तो मैं 2 स्कीम डेली पढ़ता था। तो एक एडू टाइप का वीडियो आता था, जिसमें कि एक मतलब अभी भी आता है शायद वो, तो एक स्कीम्स पे हमारी एक स्कीम्स सीरीज पे है। आती है, स्कीम्स पे सीरीज आती है। तो मैं स्कीम वीडियो देखता था और वीडियो से नोट्स बनाता था। और फिर बाद में थोड़ा सा 4-5 लाइनें छोड़ देता था कि कुछ ऐड ऑन हो बाद में, या इस साल ना निकले अगले साल करना पड़े। तो मैंने फ्लैगशिप स्कीम का कर रखा था। तो 100-110 स्कीम मैंने लिख रखा था वो वीडियो देख देख के। और प्लस दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था, तो उसमें जो पीआईबी थी शेयर्ड बाय ब्रजेश मोहन, उसको मैंने रेफ़र किया, होल हार्टेडली किया उसको। तो उससे बेस बना, क्योंकि वो उसमें थोड़ा डिटेल्ड कवरेज था। तो वो सब्जेक्टिव में भी हेल्प कर जाती थी चीज़ें। मतलब एग्ज़ाम में उतना फ्रेशली रिमेंबर नहीं रहता, क्योंकि आप पढ़ रहे हो 600 का, तो उतना, बट कुछ भी फेयर आइडिया है तो वो फिर डिस्क्रिप्टिव में आप लिख देते हो। लिख देते हैं। और ये आपने बूस्टर भी पढ़े थे एडू टैब के? हाँ, लाइक जैसे
कभी कभी लोग बोलते हैं कि 2 सोर्स रेफ़र करना चाहिए, तो जैसे मैंने उसको पढ़ा था तो बट कोई चीज़ें मिस ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा क्या था ना, 1.5 नंबर से नहीं रहा, तो मैंने रिसर्च किया, एक स्कीम आया था कुछ मिशन लाइफ, मैंने वो नहीं पढ़ा था। अब तो उसके बाद फिर बाद में एनालिसिस किया, मैंने एनालिसिस देखा था तो एडुटैप में गुरु ने बताया कि इधर कवर्ड था, तो मैंने सोचा कि वो तो पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1.5 नंबर तो क्या ही था उसमें। तो फिर मैंने इस बार क्या किया कि क्योंकि सिर्फ वो वाला जो स्कीम था मेरा काम किया, 1.5 नंबर से रह गया, मतलब मैं सही ट्रैक पे था। तो मैंने क्या किया कि आप जो एडुटैप का 6 मंथली कंपाइलेशन आता है, तो मैंने उससे मैप किया, फिर मैंने उसको देखा कि अच्छा ये मुझे आता है, ये नहीं आता, ये आता नहीं आता, फिर उसको दोनों को वहाँ पे जाके मतलब मैप किया उसके हिसाब से, ताकि कोई चीज़ें छूट ना जाए। तो इसके वजह से मतलब इस बार थोड़ा बूस्ट मिला। लास्ट ईयर आप 1.5 नंबर से रह गए थे 2023 में, यस। इस साल सेम नंबर लेके सिलेक्शन हो गया, यस सर। तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन में आपने इस साल क्या अलग किया, या सिर्फ एक एक्सपीरियंस था जो काम आया, या पढ़ाई में काफ़ी चेंजेस लाए? नहीं सर, लास्ट पढ़ाई तो इस बार लास्ट ईयर से भी कम किया था ओवरऑल देखूँ तो, लेकिन लास्ट ईयर इंग्लिश का देखा मैंने, क्योंकि जनरली और सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनेंस और ईएसआई में जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा माइंड करते हैं कि आपने अरे 600 का 400 लिखा तो मैं तो आपका नंबर ही काट लूँगा, आपने अच्छा आंसर लिखा तो वो डिसेंट नंबर दे देते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिंस वो 1.5 घंटे का टाइम देते हैं, और ऐसे जो है मेन है, मतलब उसमें तो आपको एग्जांपल दे के लिखने होते हैं, तो अच्छे से लिखने होते हैं। तो मैंने क्या 400 वर्ड ही लिखा था लास्ट ईयर, मेरे 54 आए थे मार्क्स। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं की, वो मैंने पूरा लिखा 600 का 595 समथिंग, तो उसमें मेरा इंप्रूवमेंट हुआ 8-10 नंबर। हमें लगता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था, और वो सिलेक्शन का एक मेन रीजन था इस बार, वो तो सिलेक्शन आपने दिलवा दिया। इंग्लिश में जो वर्ड लिमिट थी उसको बिल्कुल आपने बिल्कुल एडेयर फ्रीज किया। मतलब यस। पूरा किया है, यस ज़्यादा यस। ऊपर नीचे नहीं किया? इंग्लिश का सर मेरा यही था, जैसे अब आप लोग ही बताते, मतलब वीडियो देखा तो तभी आइडिया आया कोर्स वगैरह का, कि जो वो जो बोल रहा है ना, आपको उसको एडहेयर करना है। जैसे आप प्रेसे बोल रहे हैं 140 160 लिखना, तो आप 165 लिखोगे तो शायद वो पूरा नंबर ही काट ले, मतलब उसका एक ये है, पैरामीटर है, आप उसको फॉलो नहीं करोगे। तो वो सब गलती मैंने कहीं नहीं की, मतलब इवन जो भी एग्ज़ाम लिखा, सेबी, आरबीआई या एफएससी है, तो मैंने वो रूल्स एडहेयर किया, तो उसकी वजह से भी मेरा एवरेज डिसेंट मार्क्स आते रहा, मतलब। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के वीडियोस आपने नरवीर सर के देखे थे? यस सर, देखा था, तो मतलब जैसे वो एक वीडियो आता है ना आपका स्टार्ट में ही, हर मैनेजमेंट से पहले ही, कि हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर, जो आप लोग जब यूट्यूब पे आते थे तो वो बोलते भी थे कि आप अगर पढ़ना है कोर्स तो वो बाद में पढ़ो, पहले आप ये देखो कि आपको लिखना कैसे है। तो वो तो सर मस्ट है कि मतलब आप अगर उसका जो पैरामीटर है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख ही नहीं पाओगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में इनके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, 62 नंबर हैं, तो इस साल स्ट्रिक्ट मतलब इतनी लीनियंट मार्किंग नहीं हुई है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर हैं इनके। और ईएसआई के मार्क्स भी मैं इनके बता दूं, ऑब्जेक्टिव में 26 हैं, अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव में ईएसआई में कम ही आते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे भी कम है 27। तो आई थिंक टॉपर वॉपर बन सकते थे आप, कहीं और ऊपर रैंक आ सकता था अगर आप डिस्क्रिप्टिव में और अच्छा कराते। आरबीआई में सर सब टॉपर ही हैं, मतलब 62 सीट्स हैं, हाँ, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ डिसाइड भी नहीं होता कि बिल्कुल इतने रैंक में ये मिल रहा है। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप एग्ज़ाम में? मतलब जैसे डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन करने हैं और 90 मिनट हैं, तो कोई स्ट्रैटेजी होती थी कि इस क्वेश्चन के लिए 10 मार्कर के लिए इतना टाइम लगाऊंगा, 15 मार्कर के लिए इतना टाइम, या फिर बस घड़ी देख के पहले 2 क्वेश्चन को आधा घंटा फिर जल्दी जल्दी पेपर निपटा दिया? हाँ नहीं सर, जैसे पहले मैं क्वेश्चन देखता था, फिर मैं चूज करता था कि मुझे कौन सा क्वेश्चन लिखना है, तो जो क्वेश्चन मुझे आता है, जैसे 4 है तो मुझे, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि मुझे 3 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, और चौथा बिल्कुल उतना नहीं है आइडिया, कि मतलब कुछ भी लिखना होगा उसमें, ऐसा सिचुएशन रहता था। तो मैंने क्या किया कि जो मुझे अच्छे से आता है मैं उसमें अच्छे से लिखा, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, कि कुछ मिस ना हो। और जो एक था लास्ट में 10 नंबर वाला, जनरली एक कुछ कोई भी क्वेश्चन मिस होता था मैं उसको कम टाइम देता था, क्योंकि उसमें कुछ भी लिखना है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, मुझे जो आता था मैंने सब लिख दिया था उसमें। तो 3 क्वेश्चन मेरा टारगेट था कि 3 क्वेश्चन अच्छे से लिखूं, जिसमें कि ओवर एवव एवरेज मार्क्स मिल जाए, और चौथा में कुछ भी मार्क्स मिल जाए तो चलेगा। तो ये स्ट्रेटजी था। और रिवीजन वगैरह आपने कैसे की थी? मॉक टेस्ट कितने दिए थे सबसे पहले ये बताओ? मॉक टेस्ट सर मैंने फेज 2 मतलब के? बैठ के, मतलब प्रॉपर 3 दिए थे, मतलब प्रॉपर बैठ के, मतलब एग्ज़ाम वाला ये करके। बाकी मैंने पांचों कंप्लीट करने होते थे, तो ऐसा तो मैं कभी सिंगल सिंगल दे देता था, कि कभी इंग्लिश दे दिया, कभी फाइनेंस दे दिया।
तो उन 3 में जो आपकी वैल्यूएशन हुई थी वो आपको कितने मार्क्स मिले और इवैल्यूएशन कैसी लगी आपको? इवैल्यूएशन सर लाइक डिटेल्ड होता था कि मतलब आप किस कौन से पैरामीटर पे लैग कर रहे हो। तो जनरली जो मेरा मार्क्स एडू टाइप में आया वही जाके वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। Same मतलब आया हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो गया या हाँ। बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये तो मतलब ये एक शो करता है कि लाइक ठीक इवैल्यूएशन होता है, मतलब कि मेरा सेम मार्क्स रिफ्लेक्ट किया वहाँ पे। सही है। और रिवीजन कैसे किया आपने? छुट्टियां भी ली थी एग्ज़ाम से पहले 15 दिन की। हाँ सर, लाइक जैसे मेरा ये स्ट्रेटजी था, जैसे 5 साल हो गए मैं मुंबई के आसपास जॉब करके, तो 5 साल में मैं ऐसा एक भी दिन नहीं रखी मैं 15 दिन का छुट्टी लेके घर गया हूँ। मैं 3-4 दिन के लिए घर गया हूँ, वो भी 3-4 बार गया हूँ पिछले 5 साल में। तो मेरा यही स्ट्रेटजी था बाद में कि छुट्टी बचाना है और एग्ज़ाम के टाइम पे छुट्टी लेना है। तो जब एग्ज़ाम आया तो उस समय क्योंकि अ, एक ये होता है सर, जैसे एग्ज़ाम जब आता है तो आप ऑफिस में काम करोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे तो माइंड में नहीं चलता। आपको 24 घंटे माइंड में चलाना है कि ये इसका ये आंसर लिखना है, इसका ये करना है। तो मोर ऑफ है कि मतलब 10 घंटे मुझे पढ़ने हैं, मैं सिर्फ फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा रहे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे, तो मैं उसके लिए छुट्टी लेता था 15 दिन। उसके तो वो बहुत हेल्प किया। जैसे मेंस के पहले मैंने 15 दिन छुट्टी लिए, फिर इंटरव्यू था तो तब मैंने 5 दिन छुट्टी लिया। तो वो फ्रेम ऑफ माइंड में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपके बॉस अच्छे थे भाई, नहीं तो छुट्टी मिलती नहीं है आजकल। लोग फिर बहाने बना के हाँ, लेते हैं। मैं फॉर्चुनेट था उस हाँ, मामले में आप कि फॉर्चुनेट थे, सो थैंक्स टू योर बॉस। थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए। इंटरव्यू आपने एक तो हिंदी में दिया था, यस सर। हालांकि आई थिंक आपने इंग्लिश भरा था। हाँ, मीडियम ऑफ इंटरव्यू आपने इंग्लिश भरा सेबी था। में सर हिंदी में हुआ था। सेबी में हिंदी में होता, Yes, sir. आरबीआई में इंग्लिश में हुआ। आरबीआई में मैंने पूरा सर इंग्लिश में दिया क्योंकि हाँ। मुझे प्रूफ करना था कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और Okay. मैंने टूटा फूटा इंग्लिश बोला, लेकिन बोला मतलब पूरा Nice. थ्रू आउट 25 मिनट मैंने बोला। और इनके मार्क्स अच्छे हैं भाई, 42 मार्क्स हैं। गिवन इज बैकग्राउंड मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स किए हैं और शायद 7-8 और भी ज़्यादा आ जाते। बट क्या आपको लगता है कि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तो मार्क्स कम मिले, या लगता है कि शायद आंसर्स और बेटर होते तो मार्क्स बढ़िया मिलते? नहीं सर, आंसर और अच्छे बेटर होते तब मार्क्स मिलते। इंग्लिश तो सर एक डिसेंट लेवल पे आ गया है, लाइक कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, तो दे विल गिव यस यू। यस। अगर मैं इंटरव्यू में वही बात जो मैंने बोला, क्योंकि जब मैंने आंसर बाहर भी आके लोगों से बोला, क्योंकि जीएसटी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ पूछा था, तो उन्होंने बाहर वालों ने बोला कि तुमने अच्छा आंसर किया है। तो अगर मैं उसको अच्छे से डिलीवर कर पाता, अच्छे से प्रेजेंट कर पाता, तो शायद वो 8-10 नंबर एक्स्ट्रा तो मिल ही सकते थे वो। और एक डिलीवरी वाला पार्ट तो सर होता है, क्योंकि मैंने उस पर बाद में मैं जब तैयारी आप कर लिया था 2-2.5 साल, तो मेरा यही फोकस था कि डिलीवर करना है। डिलीवरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट नॉलेज। क्योंकि जब इंटरव्यू आया तो मैं इस बार उतना नहीं था कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सब कुछ देख लो। मतलब मुझे सब कुछ आता है, मेंस निकाला है, लास्ट ईयर भी निकाला था, तो अब मुझे टेक्निकल क्वेश्चन का तो आंसर आता ही है, आप कुछ भी पूछोगे। तो मुझे ये था कि बस अच्छे से देना है और मुझे ये शो करना है कि मुझे कि कॉन्फिडेंट हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, 5 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे मतलब मैं एज ए स्टूडेंट नहीं जाना चाह रहा था, मैं एज ए जॉब स्विच जाना चाह रहा था कि मुझे आप जॉब दो, मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ, इस तरीके